Welcome to Shri Maths classes. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है पहले आप उसे देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता रखा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मैक्स एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें मतलब ये है, इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम वाला 4 पार्ट्स है, इसके चारों पार्ट्स मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। और चारों पार्ट्स को मैं ये कह रहा है, जो ये सारे पार्ट्स को आप देखो और बताओ आप ये एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, पहले आपको एपी वाले टर्म में इसको बनाने हैं, उसके बाद एपी वाले टर्म में मैं मतलब सीरीज में मैं बना करके फिर बताएंगे जो ये एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, आपको ये बताना है। और आपको पता है अगर जो भी कोई टर्म एपी में होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, क्या, जो उसका सार्वंतर जो डी है वो डी कॉमन डिफरेंट जो है, कॉमन डिफरेंस वो इक्वल होता है हर टर्म में। ठीक है, तो बस यही चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ गाइस, हिंदी मीडियम का भी बुक है मेरे पास। देखो इसमें है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखो कह रहा है जो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, तो इसका देखो मैं आपको पहले जो क्वेश्चन इसको मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ हिंदी में, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा। कह रहा है जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब हर किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है वो, जबकि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है 15 रुपये है, जो फर्स्ट किलोमीटर जो टैक्सी चलती है तो उसका 15 रुपये किराया है। उसके बाद जितने भी अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगी फर्स्ट किलोमीटर के अलावा, जैसे मान लो फर्स्ट सेकेंड मतलब 2 किलोमीटर चले तो दूसरा किलोमीटर का जो है वो 8 रुपये लगेगा। उसके बाद तीसरा किलोमीटर का उसमें प्लस कर देंगे 8 रुपये, चौथे किलोमीटर का उसमें प्लस कर देंगे 8 रुपये। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें है जो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना। तो इसमें ये कह रहा है जो टैक्सी का जो किराया है फर्स्ट किलोमीटर का वो 15 रुपये है। अगर आप टैक्सी से 1 किलोमीटर जाओ तो वो 15 रुपये आपको फिक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो आप अगर 1 किलोमीटर के अलावा अगर आप दूसरे किलोमीटर जाते हो तो उसका 8 रुपये लगेगा। उसके बाद और आगे किलोमीटर जाते हो तो 8 रुपये और आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर और अगला टर्म जाते हो, आगे 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको और 8 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस सवाल को पढ़ने के बाद हमने ऑब्जर्व करा है, क्या ऑब्जर्व करा है, जो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर जो है वो पहले किलोमीटर का कितना है, 15 रुपये है ना, RS 15 रुपीज़, आपको पता है 15 रुपये है। अभी देखो नेक्स्ट 2 किलोमीटर का, तो ये देखो ये 15 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना, 15 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद इसमें नेक्स्ट फर्स्ट 2 किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपये है। उसके बाद अगले अगर 1 किलोमीटर और जाते हो तो 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। तो ये 15 + 8 कितना हो गया, 23 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 23 रुपये होगा आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद कह रहा है अगर आप फर्स्ट थर्ड मतलब उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और जाते हो तो ये जो 23 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, और 23 रुपये में भी आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे और। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, 15 + 8 रुपये तो फर्स्ट 2 किलोमीटर का है, और 1 और किलोमीटर आप चल गए, 1 किलोमीटर और आप ट्रैवल कर लिया तो 8 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। समझ में आया ना आपको। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें 8 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31, मतलब 3 किलोमीटर का 31 रुपये देना पड़ेगा। फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का 23 रुपये, तीसरे किलोमीटर का 31 रुपये। अगर आप 1 और किलोमीटर और चलते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8 + 8, मतलब ये 15 + 8 + 8 31 हो गया। 31 में 8 जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 39 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का 23 रुपये, तीसरा किलोमीटर अगर आप और चलते हो तो 31 रुपये, चौथा किलोमीटर अगर आप चलते हो तो 39 रुपये। तो यहाँ से जो है आपका जो सीरीज बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला 15 रुपये है ना, फिर 23 रुपीज़, फिर 31 रुपीज़, फिर 39 रुपीज़, डॉट ऐसे आपका चलता रहेगा। तो ठीक है, अब आपको ये बताना है ये जो टर्म लिखा है ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर A1 का वैल्यू 15 है। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या है, 23 है, और A3 का वैल्यू क्या है, 31 है। ठीक है,
तो आपको बस ये 3 टर्म से ही हमें पता चल जाएगा जो ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डी निकाल लेता हूं सबसे पहले। अगर दोनों का डिफरेंस अगर सब में इक्वल होगा तो ये एपी में होगा, अगर दोनों का डिफरेंस अगर अलग अलग होगा तो फिर एपी में नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यही तरीका जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ऑलरेडी आपको समझा रखा है। तो देखो डी निकालते हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 23 और माइनस A1 कितना है 15। तो 23 में से अगर 15 माइनस हुआ तो ये कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। डी निकालने का यही फॉर्मूला है। तो A3 कितना है इसमें 31, तो 31 माइनस A2 क्या है 23। तो इसमें अगर आप माइनस करोगे तो ये भी 8 ही आएगा। ठीक है, आप एक टर्म और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो A4 में से A3 माइनस कर लो आप। A4 कितना है 39, तो 39 में से 31 माइनस करो तो ये 8 ही आया। तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हो सबका जो सारबंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यह क्या है, यह टर्म क्या है, यह एपी में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैंस, आप हिंदी में लिखोगे यह एपी है, यह समांतर श्रेणी में है। इट इज एन एपी बिकॉज ये क्यों है एपी, क्योंकि द कॉमन डिफरेंस मतलब जो डी आया है हमारा, द कॉमन डिफरेंस इज 8 इन ईच टर्म। ठीक है, सारे टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 8 है, तो यह क्या है एक एपी में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो इसका सेकेंड पार्ट है मेरे पास, इसको मैं आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन में है जो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में जो अमाउंट है, मात्रा है एयर का, हवा का जो मात्रा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मैं आपको बताता हूँ, इसमें यह कह रहा है किसी सिलेंडर में जो है वो एयर है, और उस एयर में अगर मैं एक बार पंप मैं उसमें अगर करता हूँ, मतलब निकालता हूँ, अगर एक बार मैंने उससे निकाला तो जितना भी उसमें है सिलेंडर में बचा हुआ है उसका 1/4 पार्ट निकलता है। ठीक है, मतलब एक बार में जो सिलेंडर से वो एयर निकल रहा है, जितना भी उस सिलेंडर में जितना भी है उसमें एयर है, हवा है, उसका 1/4 पार्ट जो है, जैसे मान लो कि अगर मान लो आप जो उसमें 1 लीटर है, मान लो 1 लीटर है, तो 1 लीटर का जो 1/4 पार्ट होगा, 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लो, जो 1/4 पार्ट होगा वो एक बार में निकलेगा, उतना हवा एक बार में निकलेगा। तो यही कह रहा है। तो अभी मैं इसको आपको बताता हूँ करके, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये, आप इसे ध्यान से समझना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसका जो मैंने लिखा है लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, मैंने आप देखो, मैं इसको आपको हिंदी में ही बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने का वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, जो जितना भी सिलेंडर में अमाउंट था, प्रेजेंट में अमाउंट है, उसको मैंने क्या करा, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अभी मान लो जो उसमें जो एयर है सिलेंडर में वो कितना है, एक्स है। ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं दिया है, इसलिए मैं इसे यूनिट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, आप यूनिट भी कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक्स मान लिया इसका। तो अब देखो इसका जो पहला आ जाएगा, सबसे पहले तो एक्स है उसमें। अब इसमें कह रहा है जो एक्स का जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें एक बार में से, देखो इसका सेकेंड पार्ट, देखो पहला तो एक्स हो गया, दूसरा हो जाएगा इसका एक्स में से 1/4 पार्ट जो है, अगर एक बार हमने पंप करा तो 1/4 पार्ट जो है निकल रहा, लेकिन 1/4 पार्ट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ रिमेनिंग एयर अभी कितना बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/4 ऑफ एक्स हो जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा, जो क्वेश्चन में ये कह रहा है जो एक बार पंप, देखो सबसे पहले एक्स था, उसके बाद एक बार पंप करा मतलब उसे निकाला, तो एक्स में से एक्स ही बचा है ना, एक्स में से 1/4 पार्ट निकल जाएगा, लेकिन 1/4 पार्ट ऑफ रिमेनिंग एयर, तो 1/4 पार्ट ऑफ एयर, लेकिन 1/4 पार्ट किसका निकलेगा, जितना उसमें है एयर, तो उसमें एयर कितना है, एक्स है, तो 1/4 ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेता हूं। इसे क्यों सॉल्व करूंगा मैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो तो यहां पर क्या है आपका x - 1/4 एक्स है। ठीक है,
क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर 1 हो जाएगा तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x और माइनस x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 4x में से x गया तो 3x/4, ठीक है। ये आ गया आपका 3x, ये जो कंप्लीट है ये आ गया आपका 3x/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया आपका, इसको सॉल्व करने के बाद मतलब ये जो टोटल है ना, ये टोटल आ गया आपका, इसको सॉल्व करने के बाद आया 3x/4। तो ये आ गया 3x/4। मतलब अब जो है, अब जो कितना बचा है 3x/4 पार्ट अब बचा है इसमें, ठीक है। तो देखो मतलब पहला टर्म तो हमारा ये x हो गया, दूसरा टर्म क्या है 3x/4। अब नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से समझना, नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, अब तो इतना बचा हुआ है सिलेंडर में, तो अब 3x/4 माइनस हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई, देखो इतने में से 1। अब एक बार नेक्स्ट टर्म अगर इसमें अगर आप हवा इससे निकालोगे इससे एयर, तो ये 1/4 निकलेगा कितना का, लेकिन रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग है आपका 3x/4, यही है ना, रिमेनिंग 3x/4। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है ये 3x/4 और माइनस इसे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3x/16, ठीक है। 4 4 जा 16, तो इससे मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये आ जाएगा 16 और 4 4 जा 16, 4 4 3 जा 12x और माइनस हो जाएगा कितना 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 12x में से 3x गया तो ये बचेगा 9x/16। तो इसका क्या आ गया 9x/16। तो देखो इसको मतलब सॉल्व करके आ गया आपका 9x/16। मैं अब इसको अच्छे से लिख देता हूँ फेयर करके, देखो कैसे। तो सबसे पहला टर्म आ गया आपका x, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आया आपका 3x/4, तीसरा टर्म क्या आ गया आपका 9x/16 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका आ गया। अब आपको क्या करना है इसमें, तो a1 का वैल्यू कितना है x है, यहाँ पर a2 का वैल्यू कितना है 3x/4 है, a3 का वैल्यू कितना है 9x/16 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है d निकाल लेना। तो d इक्वल कितना होता है a2 माइनस a1 होगा, तो a2 का वैल्यू कितना है 3x/4 माइनस x, है ना। x/1 कर दो आप यहाँ पर, इसका एलसीएम कर लो तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4x, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस x/4, ठीक है। माइनस x/4 आ गया इसका पहला डी। अब हम उसी तरह से सिमिलरली और निकालेंगे क्या, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है, a3 है आपका 9x/16 और माइनस हो जाएगा a2 है आपका 3x/4, ठीक है। तो यहां से इसका एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ पर 9x माइनस 4, 4 3 जा 12x, तो 9x में से 12x जाएगा तो ये बचेगा माइनस 3x/16। अब यहां पर देख लो गाइज, यहां पर आ गया d का वैल्यू माइनस x/4, यहां पर d का वैल्यू आ गया 3x/4। तो आपको इसी को देख करके आपको पता चल रहा है जो ये क्या है एपी में नहीं है, तो आप लिख दोगे यहां पर हेंस इट इज नॉट एन एपी, मतलब यह एपी में नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं है, क्योंकि इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि इसका कॉमन नॉट सेम इन ईच कंडीशन, मतलब ईच टर्म लिख दो आप, सारे टर्म्स में, मतलब मैंने लिख दिया इन ईच टर्म्स, सारे टर्म्स में जो है इसका कॉमन डिफरेंस वो इक्वल नहीं है। आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक आया माइनस x/4 और एक आया माइनस 3x/16, तो ये अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ गया आपका। तो अलग अलग अगर कॉमन डिफरेंस आया तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसका आपको सेकेंड पार्ट तो हो गया ना, थर्ड पार्ट मैं आपको बताता हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास, और ये थर्ड पार्ट भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, मतलब किसी भी कुएं को खोदने का जो कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर के बाद ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट आर 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर देखो मतलब कोई भी एक कुआं है, जैसे मान लो ये क्या है, एक
कुआं है, ठीक है, ये एक कुआं है। तो इसका मान लो यहाँ तक 1 मीटर है, तो इसका कॉस्ट जो है वो आपका इसमें दिया हुआ है 150। उसके बाद जो सेकेंड मीटर खोदेगा उसका फिर 50 रुपये अलग लगेगा, फिर थर्ड लगेगा उसका 50 अलग रहेगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें बता रखा है। तो देखो, तो फॉर इच फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय द 50 रुपीज फॉर ईच सब सेक्वेंट मीटर। हाँ, कोई नहीं, मतलब वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो देखो मैंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज, ये आपको दिया हुआ है ना। मतलब फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपये दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, फर्स्ट 2 मीटर कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 इक्वल टू 200 रुपीज हो गया। उसके बाद 3 मीटर का कितना हो जाएगा, आप ये 200 में 50 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। फिर 4 मीटर का कितना हो जाएगा 250 में आप 50 रुपीज ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 300। मतलब हर मीटर का में अगर जितना मीटर आप ज्यादा खोदोगे उसका कॉस्ट 50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट का 150 था, दूसरे में 50 रुपये बढ़ेगा तो 200 हो गया, फिर तीसरे में 250, फिर 250, फिर 300, मतलब यही है। तो मतलब आपका जो सीरीज आया है वो सीरीज क्या आया है 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300 डॉट 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 ऐसे आया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या है, अब आपको डी निकाल दो, तो डी निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा जी ये एपी में है कि नहीं है। तो A1 इक्वल 150 है, ठीक है, A2 इक्वल 200 है और A3 इक्वल आपका 250 है। तो आप दो ही टर्म निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो D इक्वल मैं निकाल लेता हूँ, D इक्वल A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 200 और A1 कितना है 150। तो 200 में से 150 गया तो 50 हो गया, ठीक है। सेम अब क्या निकालूंगा मैं A3 माइनस A2 निकाल लेता हूं। तो A3 क्या है 250 अब माइनस 200, A2 है 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, है ना। अब आप चाहो तो ये नेक्स्ट भी निकाल लो, जैसे मान लो यहाँ पर A4 इक्वल 300 दिया हुआ है, तो आप क्या करो यहाँ से A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 300 है ना, 300 माइनस 250, तो यहाँ भी आपका 50 आ रहा है। तो देखो यहाँ इसमें जो सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 50 ही है, मतलब इक्वल है। तो मतलब आप इसे क्या कहोगे, ये एक एपी में है। तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दोगे। स्टेटमेंट क्या होगा, आपको यहाँ लिखूंगा मैं, हेंस इट इज एन एपी बिकॉज, क्यों है एपी में, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज 50 इन ईच टर्म, ठीक है। सारे टर्म्स में जिसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 50 है। तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, एक एपी में है, ठीक है। तो इसका जब जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। इसका फोर्थ पार्ट है मेरे पास, इसमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट, ठीक है। 10,000 रुपीज जो है डिपॉजिट किया था, मतलब जमा किया गया हर साल। मतलब स्टार्टिंग में जो है अकाउंट में 10,000 रुपए था, ठीक है, जमा किया गया था एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एनम यहाँ पर लिखा हुआ है, एनम, एनम का मतलब होता है साल का, ईयरली होता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कह रहा है जो बैंक में 10,000 रुपए जमा था, ठीक है, और उसमें जो है हर साल 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। हर साल जैसे मतलब 10,000 रुपए है, तो अगर एक साल होने के बाद 8% अमाउंट इस 10,000 रुपए में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगले साल जो टोटल अमाउंट होगा उसका 8% इसमें फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें कह रहा है। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो इसका जो पहला टर्म हो जाएगा, पहला तो 1000 ही हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना, 10,000 पहला तो 10,000 हो गया सीरीज इसका। दूसरा क्या होगा, देखो मैं यहां पर आपको रफ में करके बताता हूं, यहां पर साइड में आपको करके बताता हूं, ठीक है। तो देखो कह रहा है जो 10,000 का जो है 10,000 का 8% ऐसे है, 10,000 का 8% अगले साल इतना अमाउंट मिलेगा। तो आपको पता होगा इसका 8% कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 8 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत ईजी है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास का परसेंटेज का एक चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 100 इंटू 8 बचा, यानी कि आ गया 800। मतलब एक साल के बाद उसके अकाउंट में 800 रुपए और ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, आप बताओ टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा, देखो पहले तो 10,000 रुपये तो उसमें था ही, और प्लस 800 और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 10,800 रुपये। मतलब 10,000
800 रुपीज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगले साल कितना हो गया, देखो फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपये था, दूसरे ईयर में क्या हो जाएगा 10,800 रुपये। ठीक है, अब इसी तरीके से थर्ड ईयर का मैं निकाल लेता हूं। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, देखो अब जो है उस बैंक अकाउंट में 10,800 रुपये है। ठीक है, अब 10,000 नहीं है, अब 10,800 रुपये है। तो अगले साल 10,800 का 8% देगा। ठीक है, अगले साल 10,800 का 8% देगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहां पर मैं निकाल लेता हूं फिर से। देखो अब जो है 10,800 का 8% यानी कि 8/100 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 108 × 8 बचा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 का 4 हो गया, 6 कैरी करा तो 800 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 तो 864 मतलब इतना हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा पहले कितना था 10,800, 10,800 में प्लस कर देंगे कितना को हम 864 को। ठीक है, इसमें प्लस करो तो ये आ जाएगा 4 6 8 8 16 का 6, एक कैरी करा और एक 11,664 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आ गया आपका 11,664 रुपये। तो ऐसे ही नेक्स्ट आप देखो, अब इसका बढ़ेगा 8%, फिर जो आएगा उसका फिर 8% बढ़ेगा, तो ऐसे ही बनेगा। तो हमें और निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसी में सॉल्व हो जाएगा सवाल। कैसे, देखो यहां पर A1 का वैल्यू आ गया आपका 10,000 है। ठीक है, A2 का वैल्यू कितना है 10,800 है। ठीक है, A3 का वैल्यू कितना है आपके पास, A3 का वैल्यू है 11,664 है। ठीक है, तो आप इसमें से D निकाल दो, तो D इक्वल क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका, A2 है आपका 10,800, 10,800 में से आप 10,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 800 बचेगा। मतलब पहला D हमारा 800 आ गया। अगर मैं दूसरा भी हमारा 800 आ जाएगा तो ये AP में होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 क्या है आपका, A3 है आपका 11,664 में से माइनस करना पड़ेगा आपको कितना 10,800 को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रफ में कर लेता हूँ। ठीक है, 11,664 में से यहाँ पर 10,800 को माइनस कर लो तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 0 बचा तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब 864 बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा 864। अब गाइस देखो इसमें जो D आया है ये कितना आया 800 और यहाँ जो D आया ये आया 864। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला जो पूरा ये जो लिखा हुआ है सिचुएशन ये AP में नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसका D इक्वल नहीं है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर हेंस इट इज नॉट एन AP। क्यों नहीं है, तो बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये AP में नहीं है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।